What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया कि सर इतना मोटिवेट कैसे रहते हो और इसी के साथ में आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से आती है। तो देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ जो है बड़ी मस्त चल रही है, मेरी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है या फिर मेरी लाइफ में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है किसी भी इंसान की लाइफ जो है वो बिल्कुल जैसा सोचे वैसी चलती रहे। अगर वैसा सोचे जैसी चलती रहे, अगर जैसा सोचे वैसी चलती रहे तो फिर उस लाइफ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वो एक तरीके से मशीन बन चुकी है कि हाँ, मशीन में जो भी प्रोग्रामिंग आप लोगों ने फीड कर दी वही आगे बढ़ती रहेगी। रियलिटी लाइफ की यही है कि जिस तरीके से आप लोग चीजों को सोचते हैं उसमें कुछ ना कुछ आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा। जो रियल लाइफ रहेगी, टाइम टेबल जैसा आप लोग बनाते हैं वो कभी आप लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें जरूर आएगी। तो यही है एक जो लाइफ की सुंदरता जिसको आप लोग बोल सकते हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जो कि मुझे परेशान करने वाली होती है, पर मैं क्या कोशिश करता हूं कि जो परेशान करने वाली चीज है उस पे से अपना ध्यान हटा के हमेशा उस चीज पर अपना फोकस करता हूं जिस चीज को मैं सही कर सकता हूं, या फिर जो चीज जो है वो मेरे कंट्रोल में आ सकती है उस चीज पर फोकस करता हूं। हर टाइम जो माइंड रखने की कोशिश करता हूं मैक्सिमम टाइम वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखता हूं, यानी कि सॉल्यूशन कैसे निकाल सकूं इस प्रॉब्लम में से। कई बार ऐसा होता है कि चीजें हावी हो जाती हैं, तो उस टाइम पर अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है कि नहीं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये पहले भी ऐसी चीजें मैंने सोल्व की हैं, अभी इसको सोल्व करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग ये सोचता कि अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई जो पहले कभी नहीं है तो फिर ऐसे देख किसी और ने उसको कभी ना कभी सोल्व किया होगा। तो इससे आप लोगों को एक शक्ति मिलती है कि हाँ यार, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हर एक इंसान की लाइफ में आती है, वो सोल्व कर रहे हैं तो हम भी सोल्व कर लेंगे। तो इस तरीके का थॉट जिस दिन आप लोगों ने रखना स्टार्ट कर दिया ना, आप लोग ये समझिएगा कि मैक्सिमम जो आप लोगों की प्रॉब्लम है वो आप लोगों के अंगूठे के नीचे आ जाएंगी। और जिस दिन आप लोगों ने प्रॉब्लम को अपने सर पर हावी करने दिया फिर वो आप लोगों को बर्बाद करके छोड़ेंगे, आप लोगों को सोचने समझने लायक नहीं छोड़ेंगी। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि प्रॉब्लम को अंगूठे के नीचे रखना है या फिर अपने सर पर चढ़ाना है, ये आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। अगर आप लोग सर पर चढ़ाएंगे तो माइंड जो है वो पीसफुल नहीं रहेगा, और अगर आप लोग उसको अंगूठे के नीचे रखेंगे तो माइंड जो है शांति में काम करेगा और प्रोडक्टिव काम आप लोग कर पाएंगे। कोरोना वायरस के जो केस है कल रिकॉर्ड तोड़ दिया है यहाँ पर हमारी कंट्री में। ये 82,000 केस हमारी कंट्री में देखने को मिले। टोटल 82,860 केस हमारी कंट्री में निकल कर आए, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। यूएसए जो वर्ल्ड में सबसे टॉप पर चल रहा है 62 लाख केस के साथ में, वहां 40,000 केस आए कल। ब्राजील 40 लाख केस के साथ में दूसरे नंबर पर है, 48,000 केस आए। इंडिया तीसरे नंबर पर है 38 लाख केस के साथ में, 82,000 केस हमारी कंट्री में कल देखने को मिले, जिसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में यहाँ पर 17,000 केस निकल कर आए। बाकी ये डेटा है कितने लोगों के यहाँ पर टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर केस आ चुके हैं, तो 2,61,74,481 केस अब तक देखने को मिल चुके हैं। 8,66,536 लोगों की जान जा चुकी है। 1,84,24,222 लोग जो हैं वो यहाँ से खुशनसीब है जो रिकवर कर चुके हैं। हमारी कंट्री में कल जो लोगों की जान गई वो गई यहाँ पर 1,026 लोगों की जान, रिकवर किए यहाँ पर 67,874, तो यहाँ पर इनके द्वारा रिकवर किया गया। तो ये एक पूरा खाका है जो आप लोगों के सामने, जो आप लोगों को फोकस देकर चलने। नेक्स्ट आप लोगों से जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये है यहाँ पर, जो मैंने आप लोगों से अभी जो हमारी पीआईबी वाली वीडियो आती है सेकंड 11 बजे, उसमें भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ पर इसके बारे में। एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से रिलेटेड है ये यहाँ पर पर्टिकुलर जो न्यूज है। यहाँ पर बात की जा रही है कैटेलिना चैनल के बारे में, तो कहाँ पर है जाकर इसको देखेगा। और ऐसे मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, क्योंकि जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कोई न्यूज में होता है तो उसके क्वेश्चन के आने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है माइंड में, ठीक है। और अब तो देखिए दो चीजें मतलब हंसी आ रही है मुझे। दो चीजें हो गई हैं, एक तो आप लोगों के सामने आप लोगों की एग्जाम डेट है, ठीक है, यानी कि प्रीलिम्स आप लोगों का आ रहा है, जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके भी एग्जाम आने वाले हैं। दूसरा ये अब टाइम वेस्ट करने का साधन भी खत्म हो गया। मतलब क्या है, आप लोगों का लूडो भी बंद हो गया और पबजी भी बंद हो गया मतलब कई सारे बच्चों के कॉल, कई सारे बच्चों के मैसेज पड़े हुए थे। कल मैं देख रहा था ट्विटर पर भी मैंने एक ट्वीट किया था, तो उस पर भी कई सारे बच्चे रिप्लाई कर रहे थे। मतलब हद है, कह रहे हैं कि सर अब जिंदगी कैसे चलेगी। मतलब पबजी और जो लूडो है वही जिंदगी चला रही थी आप लोग ये। अरे यार कुछ तो शर्म करो, थोड़ा सा काम पे फोकस कर लो। ये चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए चलो आधा घंटा खेल लिया, मतलब पूरे दिन लगे हुए हैं उसी में ही। मतलब देखो कितना प्रोडक्टिव लाइफ चल रही है। ऐसा है, थोड़ा सुधर जाओ, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या सही चीजें थोड़ा सा लाइफ में क्या क्या। और हाँ, अब तक की जितनी भी सारी पीडीएफ हैं आज तक की, वो सारी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग उनको डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, पहले मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कराता था, पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा क्योंकि अब इंटरनेट जो है वो प्रॉपर चल रहा है मेरे पास में। जब मैं इंटरनेट नहीं चल रहा था, जब मैं घर पर था, उस टाइम पर प्रॉब्लम और थी, पर अब यहाँ पर इंटरनेट कंप्लीट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरनेट को लेकर। तो इसलिए सारी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर एक जगह इकट्ठी प्रोवाइड करा दूंगा, 2019 की भी और 2020 की भी। तो जो भी आप लोगों को चाहिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो आप लोगों को मिल जाएगी। क्वेश्चन वाली वीडियो जो हमारी आती है, जिसको मॉर्निंग में 4 बजे कहते हैं, पर लेकिन इवनिंग में ही डाल देता हूं मैं, ताकि जो भी इवनिंग में देखना चाहते हैं, मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हैं, तो वो इवनिंग में देख सकें। उसके लिए जो पीडीएफ है मैं ऑलरेडी पहले प्रोवाइड करा चुका हूं, तो फिर से कोई मतलब नहीं है पीडीएफ प्रोवाइड कराने का। जो पुरानी पीडीएफ है उन्हीं में से आप लोग कर लीजिए, क्योंकि इसको रिवीजन के तौर पर मैं अभी यहां पर अपलोड कर रहा हूं वीडियो को, कुछ वीडियो इसमें एक तरीके से कंबाइन कर, ताकि आप लोग उनको रिवाइज कर सकें। ठीक है, ज्यादा टाइम न लगे, 10-15 मिनट में आप लोग उन क्वेश्चन को रिवाइज कर सकें, तो वो बेसिक पर्पज मेरा रहता है। वैसे ट्विटर पर आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं मेरे साथ में, काफी सारे कैंपेन चल रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ। अगर बात करें, जो गवर्नमेंट अभी वो नहीं कहते कि उदासीन बनी हुई है, ढंग से स्टेप नहीं उठा रही है, तो कई सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तो यहां पर कनेक्ट रह सकते हैं, ट्वीट उसको रीट्वीट जरूर किया कीजिए अगर आप लोग लगता है चीजों को ज्यादा पहुंचाना है, और अगर लगता है कि नहीं पहुंचाना है तो फिर आप लोग इसको फिर कुछ भी नहीं करना है, फिर ऐसे ही रहने दीजिए। बाकी इसी के साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, यहां पर भी कई सारी चीजें शेयर की जाती हैं। अब आर्टिकल जानते हैं क्या क्या बातें की जा रही है, एक एक कर यहां पर आर्टिकल देखते हैं। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन के लिए। ओके, जो पहले 2 आर्टिकल है यहाँ पर ये इकोनॉमी और जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं। 1 तारीख को मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था इसके बारे में, वही चीजें यहाँ पर आप लोगों को घुमा फिरा कर देखने को मिलेगी। जीएसटी के बारे में मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को डिस्कस किया था 1 तारीख का, जो हमारा न्यूज़पेपर का डिस्कशन था, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, डिटेल में वहां पर चीजें डिस्कस की गई हैं। फिर से टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही बातें फिर से रिपीट करूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो 1 तारीख का देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहां पर इकोनॉमी जो है वो हमारी कंट्री में 23.9 नेगेटिव में ग्रोथ हमारी कंट्री का देखने को मिला है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नेगेटिव में हमारी कंट्री की इकोनॉमी गई है। तो इसी के बारे में वो चीजें हैं कि कैसे उसको फिर से रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव में गई है इसका मतलब ये कि लोगों ने काफी अलग तरीके से अब की बार जो है यहां पर रिएक्ट किया है जब हम लोग अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बारे में बात करते हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा होता था कि कुछ ना कुछ लोगों के पास में करने के लिए होता था, अब आज की डेट में बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, आगे फ्यूचर में लग नहीं रहा है किसी को जल्दी जॉब मिलने वाली है। इसी के साथ में अगर बात करें, गवर्नमेंट का भी इन्वेस्टमेंट, लोगों का इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सारे ठप पड़े हुए हैं। एफडीआई भी कोई ज्यादा लार्ज स्केल पर देख नहीं रही है। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर की कंट्री से जो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी अप टू द मार्क आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर कंट्री की किसी न किसी तरीके से खस्ता हालत है। तो वही चीजें एक्सप्लेन यहां पर की गई है। तो 1 तारीख यानी कि 1 सितंबर का जो डिस्कशन मैंने किया था उसको आप लोग देखिएगा, डिटेल में सारी चीजें डिस्कस की गई है। उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर सर्च कर लीजिएगा 1 सितंबर जो द हिंदू डिस्कशन बाय वीर, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर एक डॉक्टर है यहाँ पर गोरखपुर के, जिनका नाम है कफील खान, उन्हीं से रिलेटेड कार्टून भी है और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसी के साथ में यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है वुमेन के लिए, जो फोर्सेज है उनमें, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। ये चाइना के बारे में बात की जा रही है, संघाई और एक तरीके से हांगकांग को यहाँ पर एक तरीके से जो बेसिकली ये नहीं कहते हैं कि एक कंपेयर सा किया गया, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हल्का सा आइडिया मैं आप लोगों को इस आर्टिकल के बारे में दूंगा। डेटा के बारे में बात की जा रही है, अभी हम लोगों ने पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा के बारे में बात की थी, तो जानेंगे आखिर क्या कंडीशन चल रही है, उन चीजों के बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को एक आइडिया और मिल जाएगा, ताकि आप लोग समझ सकें हमारी कंट्री में क्या कंडीशन है पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा को लेकर। साइड वाला आर्टिकल ये भी इंटरेस्टिंग आर्टिकल यहां पर बात कर रहा है कि जो लड़के हैं उनको भी हक मिलना चाहिए जमीन का, जो भी जायदाद जो प्रॉपर्टी रहती है पेरेंट्स की, उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर डेटा पॉइंट देखेंगे और यहां पर ये आज का कार्टून, इसके ऊपर हम लोग नजर डाल लेते हैं। तो कार्टून है आप लोगों के सामने। यहाँ पर ये बेसिकली बात करें यहाँ पर कफील खान काफी लंबे समय से जेल में बंद थे। अभी यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया है गवर्नमेंट को कि इनको रिलीज करे, क्योंकि जो भी इनके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। यहाँ पर एक तरीके से आप लोग गलती कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की ये देखने को मिली। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि योगी जो है वो यहाँ पर इनके द्वारा ये नहीं बोला कि जेल खोली गई है वो ताऊ में बिल्कुल, और योगी जी इसके पीछे खड़े हुए हैं, क्योंकि इनको जिस तरीके से पकड़ा गया था वहां पर वो सारे जो भी चार्ज इनके ऊपर लगाए गए सारे बेबुनियाद निकले, और अभी बोला गया कि इनको छोड़ा जाए। तो कोशिश कीजिएगा 40 से 50 शब्द आप लोग लिखे, कार्टून को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करें। कई सारे बच्चे जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं वो कोशिश कीजिए कि जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उनका कमेंट पढ़िए। कई सारे बच्चे काफी डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इससे आप लोग एक लिखने की जो टेंडेंसी है वो भी बनी रहेगी। आप लोग चीजों के बारे में सोच पाएंगे, समझ पाएंगे और चीजों को अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है,
तो ये बातें हैं बेसिकली। यहां पर जो है आकांक्षा गुप्ता के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए जो मैंने आप लोगों से पूछे थे। स्टेट ऑफ डोवर के बारे में आप लोगों से पूछा था, ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस किया। इसी के साथ में एड्रियाटिक सी के बारे में डिस्कस करूंगा इसको। लैंग्वेज के बारे में पूछा था, हमारी कंट्री में 8वां शेड्यूल है जिसमें आप लोगों को 22 लैंग्वेज देखने को मिलती हैं, और ये जो 22 लैंग्वेज है ये अलग अलग टाइम पर यहां पर इंक्लूड की गई है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही 22 लैंग्वेज हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिली है। तो कब कब कौन कौन इंक्लूड की गई एक बार उसको देख लीजिए। स्टार्टिंग में आप लोगों को यहां पर 14 लैंग्वेज देखने को मिलेगी। बाकी की जो लैंग्वेज है यहां पर जो 8 लैंग्वेज है वो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू यहां पर ऐड की गई है। जैसे कि 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1967 में, सिंधी लैंग्वेज ऐड की गई। 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐड किया गया यहां पर 1992 में, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड की गई। यहां पर ये 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2003 में, तो संथाली, बोडो, मैथाली और डोगरी ऐड की गई। तो इस तरीके से अगर आप लोगों से कोई पूछे हमारे संविधान में ओरिजिनली कितनी लैंग्वेज थी, जो कि शेड्यूल लैंग्वेज जिनको आप लोग बोलते हैं, तो ओरिजिनली हमारे संविधान में जो 8वां शेड्यूल है उसमें 14 लैंग्वेज थी, तो ये याद रखेगा। फिर बाकी की जो 8 लैंग्वेज है, तो 8वें शेड्यूल में 8 लैंग्वेज अब ऐड कर दी गई हैं, तो इससे आप लोग याद रखिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में। और आज की डेट में 22 लैंग्वेज हमारे संविधान में हो चुकी हैं, ठीक है। एक मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था यहां पर जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके बारे में, तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है हमारी कंट्री में जो कि 1976 में किया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते थे, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर जब हमारी कंट्री में इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 से 77 तक के, उस टाइम पर संविधान में बहुत सारे चेंज किए गए। इतना चेंज कर दिया गया संविधान को कि उसको बोला गया कि छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया इंदिरा गांधी जी ने। फिर लगा जब यहां पर चीजें काफी सारी उनके द्वारा खराब कर दी गई, तो फिर आगे चलकर यहां पर जनता गवर्नमेंट आई और उसके द्वारा यहां पर 44वां संविधान का संशोधन लाया गया 1978 में। तो इनके द्वारा जो भी यहां पर गड़बड़ियां, कमियां, खामियां थी यहां पर जो 42वें संशोधन के द्वारा की गई थी, तो उनको सबको रेक्टिफाई करने की कोशिश की गई, दूर करने की कोशिश की गई। तो 44वां संविधान संशोधन जो था वो 42वें संविधान संशोधन में इंप्रूवमेंट करने के लिए, सुधार करने के लिए लाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी पास्ट में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए और आंसर इसी तरीके से आप लोग देते रहिए। काफी अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो, ठीक है। आइए सबसे पहले इसी आर्टिकल के ऊपर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि काफी न्यूज में भी है यहां पर, ये समझ लेते हैं अभी हुआ क्या है। यहां पर ये हैं डॉक्टर जो कि गवर्नमेंट डॉक्टर है गोरखपुर के अंदर। इनको अभी रिसेंटली यहां पर एनएसए के तहत यहां पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और ये काफी लंबे समय तक जेल में रहे। अब यहां पर जो चार्ज हैं वो सारे इनके ऊपर हटा लिए गए हैं और कोर्ट ने बोला है कि इमीडिएटली इनको रिहा कर दिया जाए, तो इनको इमीडिएटली रिहा किया गया। आखिर केस क्या था, कहां से चला, उसके बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से बात करूंगा ताकि डिटेल में आप लोग समझ सकें। तो आप लोगों ने कुछ दिनों पहले, अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले लेकर चलूं, अगर कुछ दिनों पहले लगभग 2017 तक की बात करें, आप लोगों को याद होगा गोरखपुर के अंदर कई सारे जो बच्चे थे उनकी जान चली गई थी, खासकर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से। तो वहां से चीजें उठाकर चलते हैं तभी आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये बात की जा रही है उस टाइम पर लगभग 60 बच्चों की जान गई और कई सारे बच्चों को इनके द्वारा बचा लिया गया। तो इनको उस टाइम पर हीरो बोला गया वहां पर उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर, गोरखपुर के अंदर जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। तो ऑक्सीजन सिलेंडर की शॉर्टेज की वजह से वहां पर जान गई, गवर्नमेंट से सवाल पूछे गए और ये यहां पर कुछ दिनों के लिए हीरो बन गए। पर लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब ये हीरो, इनकी जो हीरोपंथी चल रही थी, एक तरीके से हीरो बने हुए थे, उसके कुछ दिनों बाद ही फिर यहां पर क्या किया, इनके ऊपर चार्ज लगा दिए गए। एक वो नहीं होता है कि यहां पर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सिस्टम की कमियां, खामियां दिखाता है तो उसको सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। तो वही कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तो आगे चलकर फिर यहां पर जो इनके द्वारा कुछ स्पीच दी गई, जो हमारी कंट्री में जो सिटीजनशिप, जो हमारी कंट्री में जो सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट चल रहा था, खासकर अगर बात करें जिसमें 3 कंट्री, जिसमें एक है अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। तो इन कंट्री से हमारी कंट्री में अगर नॉन, जो भी एक तरीके से नॉन मुस्लिम या फिर आप लोग बोल सकते हैं माइनॉरिटी अगर आती है तो उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो उसके चलते इनके द्वारा यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। तो उस प्रोटेस्ट के चलते सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA के चलते यहां पर फिर से इनके ऊपर यहां पर चार्ज लगाए गए और इनको जेल में डाला गया। तो यहां पर जो इनको अब जेल में डाला गया था, यहां पर यह फरवरी 13 ये 2020 तक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत यहां पर। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है, क्योंकि कई बार ये न्यूज में रहता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है हमारी कंट्री में 1980 का है, जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था 23 सितंबर 1918 में, ठीक है। तो 1980 में जब इसको बनाया गया था तो इसमें पहले स्टार्टिंग में यहां पर यह था कि
खासकर अगर बात करें कई सारे एरिया में से नहीं है इसको इंप्लीमेंट करके देखते तो एक्ट जो है वो पूरी कंट्री में इसको इंप्लीमेंट किया गया और 18 सेक्शन इसमें देखने को मिले। ये जो एक्ट है इंपावर करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को, ताकि यहां पर प्रिवेंट कर सके हमारी कंट्री में किस किस चीजों को लेकर हमारी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई खतरा ना हो, हमारी कंट्री और किसी कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन जो है उस पर कोई आंच न आए, इसी के साथ में पब्लिक जो ऑर्डर है यानी कि सोसाइटी में किसी भी तरीके की हार्मनी न बिगड़े, सब मिलजुल कर रहे हैं। इसी के साथ में अगर कोई इसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, मान लीजिए कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाए जा रहे हैं और कोई उनको रोक कर बैठ गया कि नहीं मैं जाने नहीं दूंगा, रास्ते में पकड़कर बैठ गया गाड़ी वाले को, तो इस तरीके की हरकतें अगर कोई करता है तो वहां पर आप लोग नेशनल सिक्योरिटी जो ये एक्ट है ये लगा सकते हैं। इसमें टोटल जो है 1 साल तक आप लोग इंसान को डिटेन कर सकते हैं, ठीक है, इनको 1 साल तक डिटेन कर सकते हैं, पर लेकिन 3 महीने तक एक बार इंप्लीमेंट कर सकते हैं और फिर इसको 3 महीने करके आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं। तो सेम फंडा यहां पर किया गया। ये जो एक्ट लाया गया था ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा लाया गया था 1980s में, तो तब से चलकर हमारी कंट्री में ये देखने को मिलता है। गवर्नमेंट को पावर भी देता है अगर कोई फॉरेनर आकर हमारी कंट्री में उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, हमारी कंट्री में पीस और हार्मनी को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, तो ये भी पावर ये हमारी कंट्री में देता है। तो अभी कंडीशन क्या चल रही है उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, कहां से क्या क्या सिचुएशन निकल कर आई। सिचुएशन यहां पर ये देखने को मिली कि इनके ऊपर ये एक्ट लगा दिया गया। तो स्टार्टिंग में जब एक्ट लगाया गया इनके ऊपर ये, तो 3 महीने के लिए, फिर से 3 महीने के लिए, इस तरीके से चीजों को एक्सटेंड किया जा रहा था, जबकि इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। ये बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में जब यहां पर कंडीशन बनी हुई थी, इनके द्वारा फिर आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है उसमें बच्चों को एक तरीके से स्पीच दिया गया, फिर बोले कि उनके साथ में इंटरेक्शन किया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, तो इनके ऊपर कई सारे चार्ज लगा दिए गए, खासकर एनएसए को लेकर, और फिर इनको जेल में डाल दिया गया। तो जो उस टाइम पर वो चार्ज लगाए गए, जो डीएम थे अलीगढ़ के, इनके हाथ में पावर होती है, यहाँ पर डीएम के हाथ में, यहाँ पर देखिए कैसी पावर होती है डीएम के हाथ में, आप लोग इस तरीके से एनएसए के तहत यहाँ पर पर्सन को जेल में डाल सकते हो, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो काफी एक प्रिविलेज वाली पोस्ट आप लोग बोल सकते हैं, इसी के साथ में काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट आप लोग बोल सकते हैं, जो कि काफी एक नहीं कहते द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप लोग के हाथ में पावर है तो इसका मतलब ये कि रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, तो अगर पावर आ गई, रेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, तो फिर वो खतरनाक काम करेगा। तो यहां पर जो डीएम है अलीगढ़ के, उनके द्वारा जिस तरीके से इसको यूज किया गया एक्ट को, वो यहां पर बोल रहे हैं कि कुछ उनके द्वारा कुछ फ्रेज पढ़े गए और बाकी के इग्नोर कर दिए गए, तो इस तरीके से यहां पर जो चीजें हैं वो उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। यानी कि इनके द्वारा जो यहां पर स्पीच दी गई थी यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें यहां पर कोर्ट क्या कहता है और यहां पर जो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कहती है, तो उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, तो वो काफी बड़ा डिफरेंस आप लोगों को यहां पर नजर आ जाएगा। तो कोर्ट ये कहता है कि जो भी यहां पर इनके द्वारा स्पीच दी गई है, वो गवर्नमेंट ये बोल रही थी, सॉरी यहां पहले गवर्नमेंट सुनिए, कि उसके द्वारा हेट्रेड फैलाया गया, वायलेंस फैलाने की कोशिश की गई है, नेशनल जो हमारी कंट्री में जो पीस और हार्मनी है उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई है। ये बात बोली किसके द्वारा? ये बात बोली गई गवर्नमेंट के द्वारा। पर लेकिन जब रियलिटी में वहां पर कोर्ट ने सारी चीजों को देखा, एनालाइज किया, और इतने लंबे समय लगभग 7 महीने तक कॉन्टिन्यूअस जेल में निकालने के बाद में कोर्ट ने बोला कि इनको छोड़ दीजिए, तो कोर्ट की स्टेटमेंट क्या थी? कोर्ट ने बोला कि जो भी इनके द्वारा स्पीच दी गई है उसमें कहीं पर भी ये नहीं दिख रहा है कि ये हेट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वायलेंस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके द्वारा बस इंटीग्रिटी और यूनिटी अमंग द सिटीजन, किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की गई है। देखिए अगर आप लोग भाषण उठाकर देखेंगे ना, जब यहां पर इलेक्शन होते हैं हमारी कंट्री में, उनको आप लोग देखेगा, उसको अगर किसी भी चीज के साथ में आप लोग कंपेयर कीजिए तो सारी चीजें आप लोग कम नजर आएगी वहां पर, जिस तरीके गंदे गंदे शब्द कई बार यूज किए जाते हैं। तो आज की डेट में अगर कोई यहां पर यूनाइट करने की कोशिश करे किसी पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के लिए, तो ये इसको वायलेंस बोलते हैं, और जो हमारी कंट्री में खुलेआम कई बार नेता करते हैं उसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तरीके से जिस तरीके से यहां पर जो हमारी कंट्री में एनएसए को यूज किया जा रहा है, तो ये दिखाता है कि हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स का है, हमारे बेसिक राइट का है। जिस तरीके से क्रिमिनल का चार्ज किसी के भी ऊपर लगा दिया जाता है, तो ये गलत तरीका है इस तरीके से एक्ट को यूज करने का, और इसको हम लोगों को रिव्यू करना चाहिए कम से कम कि किस तरीके से हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इतने लंबे समय तक बंदा जो है अपनी जिंदगी का कीमती टाइम जेल में बिता के आ रहा है, वो भी बिना कुछ गलती किए हुए, तो कितने हद तक ये सही है? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रह रहे हैं और वहां पर ऐसी हरकतें देखने को मिल रही हैं, तो कितने हद तक ये वाजिब है, तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा, और यही बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, जो थोड़ा सा आप लोग यहां पर उसके इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट आप लोग यहां पर पता होने चाहिए। ये यहां पर बात कर रहा है हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में। हिंदू सक्सेशन एक्ट को समझने के लिए आप लोग ऐसे समझिए कि आप लोग के पेरेंट्स हैं, ठीक है, और आप लोग 2 भाई बहन हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, तो यानी कि एक बॉय है और एक गर्ल है, तो इस तरीके से यहां पर दोनों हैं। अगर मान लीजिए यहां पर कई सारे टाइम में अगर आप लोग देखिए, आज के डेट में ये रहता है कि जो सारे हक हैं वो लड़के को मिलेंगे। लड़के को प्रॉपर्टी की तरीके से बोलते हैं, यानी कि लड़का जो है हमारी प्रॉपर्टी है और लड़की जो है वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब लड़की दूसरे घर में जाएगी, वो तो एक तरीके से उधारी है। तो ये जो
तरीका है हमारी कंट्री में देखने का, वो तरीका सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं चेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर ये बोला गया है, अभी जो इसके द्वारा डिसीजन आया उसमें इसके द्वारा जो चेंज लाया गया उसमें काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन यही है कि लड़की जो है उसको बिल्कुल लड़के के इक्वल ट्रीट करो। जिस तरीके से आप लोग लड़की को लायबिलिटी बोलते हैं कि हाँ लड़की तो दूसरे घर का एक तरीके से दूसरे घर में जाएगी, लड़की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है माता पिता की, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी देखना उसको छोड़ दो लड़की को, ये यहां पर बताने की कोशिश की गई है। समझते हैं कैसे। 2005 में हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के द्वारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को अमेंडमेंट किया गया, जिसमें जो डॉटर है उनको भी यहां पर एक तरीके से सहभागी बनाया गया, ताकि जिस तरीके से ज्वाइंट फैमिली के अंदर लड़का और लड़की हैं दोनों को इक्वल ट्रीट किया जा सके। ठीक है, तो ये बात की गई, यानी कि राइट और जो लायबिलिटीज है वो ऐसा नहीं है कि दोनों पर सेम, वैसा नहीं कि अलग अलग लगेंगे, दोनों पर सेम लगेंगे, लड़का हो चाहे लड़की है दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये नहीं कि लड़के को एक तरीके से प्रॉपर्टी और लड़की को लायबिलिटी, तो वो फंडा यहां पर चेंज करने की कोशिश की गई। दो केस है हमारी कंट्री में जो कि आप लोग याद रखिएगा, और इसमें डिफरेंस क्या है वो आप लोग समझिएगा। पहला जो यहां पर फिलहाल का जो केस है जिसके हिसाब से लड़का और लड़की को इक्वल ट्रीटमेंट दिया गया है, यानी कि दोनों इक्वल रहेंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, तो ये है यहां पर विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस। तो ये जो केस है हमारी कंट्री का, तो समझ सकते हैं यहां पर, तो इसके तहत यहां पर ये बोला गया कि लड़का और लड़की जो है वो दोनों इक्वल राइट रहेगा, इक्वल हक रहेगा यहां पर बर्थ से, यानी कि जिस दिन पैदा हो जाते हैं दोनों के इक्वल राइट रहेगा यहां पर। ऐसा नहीं है कि यहां पर माता पिता जिंदा रहेंगे तो तब रहेगा, या फिर माता पिता नहीं रहेंगे तो तब नहीं रहेगा, वो सारी जो भी कंडीशन थी वो सारी कंडीशन इसने हटा दी। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक माइंड में क्लैरिटी ला दी इस पर्टिकुलर केस ने। इससे पहले क्या था यहां पर, यह है प्रकाश वर्सेस फूलावती केस 2015 का। ये जो जजमेंट था यहां पर ये बोलता था कि जब तक फादर जिंदा है, ठीक है, तब तक यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि डॉटर जो है वो राइट अवेल कर सकते हैं ओनली आफ्टर, जब उसके फादर जो है वो जिंदा है। ठीक है, तो ये यहां पर इसमें बातें बोली गई, जो कि यहां पर 2015 वाला जजमेंट था। तो इसने क्या किया, अभी 2020 वाले ने इसने सारी कंडीशन वो हटा दी गई। इसने बोला फादर जिंदा है, मदर जिंदा है, वो सारी कंडीशन जो है आप साइड में रखिए। बेसिक फोकस यहां पर ये होना चाहिए कि आप लोगों को कि किस तरीके से यहां पर एक हक प्रोवाइड कराना है लड़कियों को, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो क्या राइट है यहां पर, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या रूलिंग दी गई है उसके बारे में कुछ और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। न्यूज में क्या है, 2011 में, सॉरी 2011 में नहीं, अगस्त 11 2020 में डॉटर को बोला गया कि सन की तरीके से आप लोग ट्रीट करो, उनको भी बिल्कुल इसी तरीके से सहभागी का स्टेटस दो वुमेन को, जो कि यहां पर 2005 में पहले हुआ करता था हिंदू सक्सेशन एक्ट में। तो इसका मतलब यह कि इसको बाद में चेंज किया गया, जी हां उसको हम लोग समझेंगे। यहां पर बोला गया कि अगर आप लोग उसको सहभागी बनाना चाहते हैं, डॉटर को राइट देना चाहते हैं, तो पहले क्या कई बार अलग अलग चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। जैसे फादर है, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने देखा होगा विल तैयार कर दी कि जो मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मेरी प्रॉपर्टी लड़के को जाएगी, ठीक है, या फिर लड़की को जाएगी। तो उसी में यहां पर कई बार क्या रहता है, कई सारे जो हक होते हैं, अगर मान लीजिए अगर लड़की को नहीं देना है लड़के को देना है, तो फिर एक तरीके से लड़की को जो है वो कंप्लीटली बेदखल कर दिया गया, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना बने, लड़की के पास में कोई हक नहीं रह जाता है जब एक बार इस तरीके से विल तैयार कर दी गई। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं लड़की का जो हक है एक तरीके से उसको डिग्रेड करने की कोशिश करते थे। तो उसी को चेंज करते हुए कोर्ट ने सीधे सीधे ये बोला है कि कोई ऐसा नहीं कि पापा जिंदा है या जिस दिन से वो चीजें अमेंडमेंट की जा रही है वो सारी चीजें साइड में रखनी है, बस यहां पर हक मिलेगा कि लड़की जिस दिन बर्थ पैदा हुआ है उस दिन से ही, और कोई सारा फैक्टर यहां पर काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये बातें यहां पर इनके द्वारा डायरेक्ट बोली गई है। 1956 के बारे में बात करें तो इक्वल राइट दिया जाता था यहां पर एक तरीके सक्सेशन का, जो लड़का है और लड़की है उनको अगर बात करें, ठीक है, ओनली डिमाइस, यानी कि जब फादर या फिर मदर उनकी डेथ के बाद में, 1956 का एक्ट ये बोलता था कि मदर और फादर की डेथ के बाद में यहां पर इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जब तक जिंदा है जब तक इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। तो ये 1956 का एक्ट बोलता था। 2005 में अमेंडमेंट किया गया और उसने क्या बात की, उसने डॉटर को बोला कि एक तरीके से लाइफ टाइम में जो फादर की है उसको यहां पर एक तरीके से हक मिलेगा। तो देखिए पहले ये था, फिर ये चेंज कर दिया गया। तो मतलब एक तरीके से माता पिता के जिंदा रहने या ना रहने से इनके राइट पर इंपैक्ट पड़ रहा था। तो कोर्ट ने बेसिकली यही समझाने की कोशिश की है कि माता पिता जिंदा रहे या ना रहे, लड़की जिस दिन पैदा हो जाएगी लड़की को हक मिलेगा। ये बेसिकली यहां पर बोला गया। फालतू की जो चीजें चल रही थी उनको साइड में उठा के रख दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे माइंड में क्लैरिटी आ गई कि हाँ भैया ये है, ठीक है। तो यहां पर वो कंडीशन हो गई कि हाँ ऐसे ऐसे बिल्कुल सही है कि भैया ये चीजें, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि भैया आप लोग क्या करें, जो द हिंदू की पीडीएफ है वो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, नैनो की मैगजीन की पीडीएफ जो है वो आप लोग फेसबुक से जाकर डाउनलोड कर लेना, और जो क्वेश्चन वाली जो पीडीएफ है वो आप लोग वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो आप लोगों को ये लगेगा यार जब इंसान को प्रोवाइड कराना है तो फालतू की नोटंकी क्यों कर रहे हैं, ठीक है, एक ही जगह प्रोवाइड क्यों नहीं करा देता। तो वही चीजें यहां पर कि जब आप लोगों को जब हक देनी है, जब राइट देनी है, तो उनको ढंग से प्रोवाइड करा दो। क्यों फालतू में कंफ्यूजन डाल रहे हो, कंफ्यूजन के चक्कर में लोग वैसे परेशान रह जाते हैं, ठीक है, तो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं। तो इसलिए बोला गया कि सारे जो भी यहां पर आज के में जो भी यहां पर कंफ्यूजन है उनको साइड में रखिए। जिस दिन लड़की पैदा हो जाएगी उसका हक रहेगा कि इक्वल उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा जैसे कि यहां पर लड़के का है। तो ये सारे डाउट जो है यहां पर ये खत्म कर दिए गए।
हैं फिलहाल इस जजमेंट के द्वारा। तो ये जजमेंट में जो केस का नाम है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, ठीक है, तो भाई बहन है यहाँ पर, तो याद रखिएगा। इससे पहला जो यहाँ पर प्रकाश और फुलावती वाला जो केस है, तो ये यहाँ पर ये दो केस है इंपॉर्टेंट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाता है, आप लोगों से केस की फॉर्म में चीजें पूछ ली जाती हैं, तो माइंड में कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यही बातें यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को बोल सकते हैं। बेसिकली यहां पर जो समझाने की कोशिश की गई है परमानेंट कमीशन वर्सेस नॉन परमानेंट कमीशन, तो उसको समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पहले अभी यहां पर ये जो जजमेंट आया उसके बारे में जानते हैं। अगर आज के डेट में आप लोग महिला के बारे में बात करें, लड़कियों के बारे में बात करें, तो उनको उतने हक नहीं मिलते थे जितने वो एक्सपेक्ट करती थी, खासकर अगर उनको मिलिट्री सर्विसेज में जाना है। अभी हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया कि अलाउ कीजिए जो वुमेन ऑफिसर है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए ताकि वो आर्मी में सर्व कर सके। नॉर्मली क्या होता है, देखिए अगर आप लोगों को देखा हो, आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा और आसपास में कोई ना कोई आप लोग का भी यहाँ पर आर्मी में होगा, परमानेंट और नॉन परमानेंट कमीशन के बारे में जब बात करते हैं तो इसमें पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिफरेंस समझा देता हूं, तभी आप लोग यहां पर समझ पाएंगे, ठीक है। तो एक तो होता है परमानेंट, मतलब एक तरीके से आप लोग इसको समझिए, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है, और एक को बोलते हैं यहां पर परमानेंट कमीशन, ठीक है। तो परमानेंट कमीशन या फिर आप लोग इसको यहां पर इसको नॉन परमानेंट कमीशन भी कई बार बोल देते हैं। तो इसको समझ लेते हैं। ड्यूरेशन, पहले तो सबसे पहली बात है ड्यूरेशन की, कितना यहां पर टाइम पीरियड बेसिकली इसके बीच में देखने को मिलता है। तो यहां पर जो कंपलसरी होता है 10 साल तक की जॉब होती है, इसको बढ़ाकर आप लोग 4 साल और बढ़ा सकते हैं, तो ये 14 साल तक की जॉब यहां पर हो सकती है। पहले जो होता था ये 5 साल हुआ करता था, फिर इसको बढ़ाकर 14 साल तक कर दिया गया है। तो ये है बेसिकली शॉर्ट सर्विस कमीशन। यहां पर जो है कंपलसरी 20 साल की तो है यहां पर, और बाकी जो भी यहां पर जो एज ऑफ रिटायरमेंट रहती है वो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। यहां पर जो एंट्री रहती है शॉर्ट सर्विस कमीशन में, अगर आप लोग जैसे बीटेक वगैरह कर रखे हैं तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में आप लोगों ने एसएसबी दिए होंगे। जैसे मैंने सारे एसएसबी दिए हैं जो आर्मी का भी दिया था, एयरफोर्स का भी दिया है, नेवी का भी दिया है, तो सारे एसएसबी दिए हैं मैंने। स्टार्टिंग में मेरा काफी इंटरेस्ट था आर्मी में जाने का। वो अलग बात है कि 3-3, 4-4, 5-5 दिन जो भी चीजें चलती हैं वहां पर कई सारी, देखिए जब उसमें था वहां पर, उसमें इलाहाबाद में गया था मैं, तो वहां पर 5वें दिन कंप्लीट करने के बाद में जब वहां से निकले तो ये कंडीशन कई बार देखने को मिलती है कि ये समझ में नहीं आता है कि क्या कहां पर कमियां और खामियां रह गई है, ठीक है। ये बिल्कुल मुझे फिर याद आ गई एपीजे अब्दुल कलाम सर की, वो भी एक तरीके से उन्होंने भी ट्राई किया था एयरफोर्स के लिए, तो उनको वहां पर एक तरीके से सक्सेस नहीं मिल पाई थी। वहां पर उदाहरण भी दिया जाता है जब वहां पर जाते हैं कई सारी पर्सनैलिटी के, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो कंडीशन क्या रहती है, कई बार ऐसा रहता है कि कई सारी चीजें आप लोग करना चाहते हैं लाइफ में, वो आप लोगों को नहीं मिल पाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग किसी और चीज के काबिल नहीं है, तो कभी भी वहां पर डिमोटिवेट मत होइए। एक टाइम था कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब एयरफोर्स में जाना चाहते थे, ठीक है, एज ए पायलट बनकर, और एक टाइम ऐसा आया कि तीनों जो फोर्स हैं वो उनके अंडर कमांड थी, जो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो यहां से आप लोग देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो हमेशा आप लोगों के सामने उससे भी बड़ी आएंगी, बस आप लोगों को देखना है कि आप लोग कितना उसको ग्रैब कर पाते हैं। तो ये देखिए यहां पर ऐसा नहीं है कि जो एक रास्ता खत्म हो गया तो आप लोग ये सोचिए कि बस लाइफ यहीं पर रुक गई है, तो वो चीजें आप लोगों को नहीं देखनी है, ठीक है। यहां पर जो परमानेंट कमीशन में नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, जैसे एनडी हो गया 10+2, ठीक है, ये सारी चीजें इस तरीके से आप लोग यहां पर जाते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। बाकी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है यहां पर, अगर यहां पर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जैसे, ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं आगे चलकर, ठीक है। एक तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा जो बोलूंगा अभी। शॉर्ट सर्विस कमीशन को परमानेंट कमीशन में कन्वर्ट किया जा सकता है उसके ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से कि कैसा उसका लाइफ ड्यूरेशन रहा है जब वो यहां पर पर्सन जॉब कर रहा था, ठीक है। पर लेकिन यहां पर परमानेंट कमीशन को आप लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन में चेंज नहीं कर सकते, पहली तो बात ये। दूसरी बात ये, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन को परमानेंट कमीशन में अगर आप लोगों को चेंज करना है, ये हक बस यहां पर लड़कों को दे रखा था, ये हक लड़कियों को नहीं दे रखा था। यानी कि यही यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि राइट जो है यहां पर ओनली ये बॉयज के हाथ में था, गर्ल्स के हाथ में नहीं था। तो उसी को लेकर यहां पर जो लड़कियां थी वो प्रोटेस्ट कर रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अब यहां पर इसको अलाउ कर दिया गया है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन में लड़कियां जाएंगी और उसके सामने कोई भी ऐसी बाधा नहीं रहेगी। तो परमानेंट कमीशन जो वुमेन ऑफिसर को दिया जा रहा है, तो उससे उनके क्लियर एक क्लैरिटी आ गई उनके माइंड में कि हाँ आगे चीजों को ऐसे लेकर चलना है। वरना 10 साल की जॉब के बाद में ऐसा लगता था जैसे यार कुछ किया ही नहीं है लाइफ में, तो वो सारी चीजें देखने को मिलती थी। अब वुमेन ऑफिसर को अलाउ किया जाएगा इक्वल अपॉर्चुनिटी इंडियन आर्मी के अंदर में। इसी के साथ में जो भी यहां पर जो एड्रेस किया जाएगा, जो भी इशू है यहां पर रिग्रेसिव माइंडसेट को लेकर आर्मी से रिलेटेड, कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़के ये नहीं करती, लड़के ये नहीं कर सकते, मतलब जो लड़की तुमको पैदा कर सकती है वो लड़की क्या नहीं कर सकती है। अपनी माताजी की तरफ को एक बार देखिए, जिसने पैदा किया तुमको, ये माना जाता है कि जब बच्चे को जन्म देती है एक औरत तो वो दूसरा जन्म लेती है, इतना पेन होता है। अगर कोई लड़का बोले, कोई इंसान बोले, कोई आदमी बोले कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, तो वो चीजें पॉसिबल ही नहीं है। वो चीजें तभी पॉसिबल हो पाएगी अगर आप लोग बच्चा पैदा कर पाते। तो इसीलिए यहां पर ये बोलना कि वुमेन जो है वो यहां
पर ये काम नहीं कर सकती। तो ये सबसे एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक मतलब जिसने तुमको पैदा किया उसको ये बोल रहे हैं तुम ये काम नहीं कर सकती। तो ये एक तरीके से बड़ी ही घटिया एक सोच मेंटेलिटी के साथ में यहां पर चीजें निकल कर आती हैं। तो इसलिए कभी भी पीछे नहीं हटना है। अगर कोई भी आप लोगों की सिस्टर है या फिर वाइफ है या फिर कोई भी यार दोस्त है, हमेशा सपोर्ट कीजिए। अगर लाइफ में वो कुछ करना चाहती है, कभी भी उसको आप लोगों को पीछे नहीं खींचना है, ठीक है। तो कई ये जो माइंडसेट है ना सोसाइटी में, जो एक तरीके से मेल डोमिनेटेड, वो काफी नेगेटिव माहौल क्रिएट कर देता है। तो उससे हम लोगों को ऊपर उठना है। फरवरी 17 में अलाउ किया गया वुमेन को सर्व करने के लिए परमानेंट कमीशन के लिए 10 कम्बैट जो भी फोर्सेज हैं यहाँ पर और सर्विस इन आर्मी में, ठीक है। तो इसी के साथ में जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसके यहाँ पर जो भी एक तरीके से उनको रोकने की जो कोशिश की जाती थी अपॉइंटमेंट में वुमेन ऑफिसर के, वो सारी चीजें यहाँ से हटा दी गई। तो एक अच्छी बात है, वो डायरेक्टिव किया गया कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर स्टाफ ड्यूटी के अंदर किसी भी तरीके से, ये नहीं कि उनको स्टाफ ड्यूटी के अंदर रिस्ट्रिक्ट करके रखना है आप लोगों को, तो वो चीजें भी यहाँ पर हटा दी गई। पहले लगता था कि बस स्टाफ ड्यूटी में यहाँ पर वुमेन को रखो, तो वो गलत है। यहाँ पर जुलाई 20 में गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया फॉर्मल जो यहाँ पर एक तरीके से परमानेंट कमीशन जो दिया जाएगा वुमेन को, इसके लिए एक नोटिस इशू किया गया, जिसके चलते वुमेन को परमानेंट कमीशन यहां पर दिया जाएगा। अगर थोड़ा बैकग्राउंड के इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग जाने, तो जो आर्म फोर्स है उसमें जैसे नॉन मेडिकल ब्रांच होती है नॉर्मली, उसमें कई जगह यहां पर वुमेन को स्टार्टिंग में इंक्लूड किया जाता था कि हाँ भैया चलो यहां पर ऑफिस का काम है, यहां पर वुमेन काम कर लेगी, ठीक है। तो वो चीजें सारी देखने को मिलती थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन जब यहां पर स्टार्टिंग में चीजें आई सामने निकल कर 5 साल का हुआ करता था, आगे चलकर इसको 14 साल का बढ़ा दिया गया। तो 10 साल का तो कंपलसरी हो गया और 4 साल आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर परमानेंट में जाना है तो फिर वो एक अलग कंडीशन बन जाती थी। अब यहां पर मैन और वुमेन दोनों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, पर आगे बढ़ने में ओनली जो मेल है उसको यहां पर फायदा मिलता है, ठीक है। कंप्लीट 14 ईयर करने के बाद में उसको परमानेंट मिल जाता है मेल को, पर फीमेल को उसको घर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। जो वुमेन ऑफिसर है यहां पर एक तरीके से उनके द्वारा यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलती थी कि उनको वो सारे प्रिविलेज नहीं मिल पाते थे जो मेल को मिल जाते थे। फैक्ट ये है यहां पर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फर्स्ट टाइम यहां पर तीनों सर्विस में ग्रांट किया गया परमानेंट कमीशन टू द जो शॉर्ट सर्विस कमीशन था वुमेन उनके लिए। आर्मी है उसके लिए भी जो आर्मी है उसके द्वारा जो ऑफिसर थी उनके द्वारा भी जो सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई कि उनको भी यहां पर ये सर्विस प्रोवाइड कराई जाए। तो प्रॉब्लम ये देखने को मिली कि हमेशा मैक्सिमम आर्मी में डिनाई किया गया कि अगर बॉर्डर एरिया में मान लीजिए जा रहे हैं कल को और बॉर्डर एरिया में वहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो ये माना जाता है कि वुमेन जो है वो इतनी कैपेबल नहीं है, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम क्या आती है नॉर्मली अगर देखा जाए, कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्री आप लोग देखिए यूएसए में भी तो यहां पर सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, कई सारी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वहां पर जिस तरीके से प्रॉब्लम है उसको आप लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं ना, तो सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखकर आप लोग काम क्यों नहीं करते, तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वुमेन ऑफिसर जो है अब उनको बेनिफिट यहां पर मिल पाएगा कि आगे उनकी सर्विस कंटिन्यू रह पाएगी, एक करियर पाथ उनको मिल पाएगा, प्रमोशन, प्रोफेशन, ग्रोथ और जो जॉब सिक्योरिटी है वो यहां पर देखने को मिलेगी। एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी थी यहां पर अब उनको चेंज किया जाएगा परमानेंट कमीशन के बेस पर। जो भी एक बायसनेस देखने को मिलती थी मेल के लिए, एक तरीके से मेल को सपोर्ट करने वाली, वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आएगी। तो जो भी यहां पर टर्म थी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की, अब यहां पर उसको चेंज किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है अब यहां पर एक तरीके से रहेगा कि अगर कोई वैकेंसी, देखिए नॉर्मली ऐसा होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन में तभी जाते हैं अगर यहां पर वैकेंसी अवेलेबल होती है। अगर वैकेंसी अवेलेबल नहीं है तो वो इंप्लीमेंट नहीं होता है, फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन से ही बाहर आना पड़ता है। पर लेकिन वो दोनों के लिए होता है, वहां पर कोई जेंडर का बारे में बात ही नहीं की जाती है कि मेल को तो अंदर ले लिया जाएगा और फीमेल को बाहर कर दिया जाएगा, तो वो कंडीशन ऐसी यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक अच्छा तरीका आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, अब चीजों को लेकर सही डायरेक्शन में चला जाएगा और एक तरीके से वुमेन जो है अगर उनकी एस्पिरेशन है कि आर्मी में जाना है तो वो भी उसको फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है काफी इंपॉर्टेंट जो कि आप लोगों से डिस्कस करना था आर्टिकल, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। बाकी यहां पर अगर बात करूं, एक और यहां पर आर्टिकल मैंने कल भी आप लोगों से डिस्कस किया था, पर्सनल, नॉन पर्सनल और सेंसिटिव डेटा के बारे में। पर्सनल डेटा क्या होता है, आप लोगों के अगर आप लोगों को पता चले मेरा फोन नंबर क्या है, ठीक है, आप लोगों को पता चले मेरा एड्रेस क्या है, और आप लोग एक तरीके से मैं जहां पर रहता हूं वहां पर आप लोग पहुंच जाए, तो इसका मतलब ये कि आप लोगों के पास में मेरा पर्सनल डेटा है, ठीक है। पर लेकिन आप लोगों के पास में मेरा नाम तो पता है, पर लेकिन एड्रेस नहीं पता है, फोन नंबर नहीं पता है, तो इससे क्या रहता है, इससे ये रहता है कि हाँ इंसान के बारे में जानते हैं, पर लेकिन एग्जैक्टली नहीं कि इंसान है कहां पर, रहता कहां पर है, वो चीजें। तो इससे क्या रहता है, इंसान की प्राइवेसी बनी रहती है, ठीक है। वरना एक तरीके से कंडीशन आप लोग समझ के देखिए, आप लोग अपने घर पर हैं, ठीक है, और वहां पर इकट्ठे 20-25 आदमी एकदम आ जाए, ठीक है, आप लोग घर पर पता नहीं किस सिचुएशन में है, घर पर क्या माहौल बना हुआ है, और कई सारे एकदम आदमी आ जाए, तो आप लोग एक तरीके से ऐसा लगेगा हड़बड़ा सी जाएंगे, यार पता नहीं क्या हो गया, एक तरीके से मतलब सामने वाले को मैनेज भी करना है, वो सारी चीजें भी करनी है। तो एक तरीके से अगर कहीं पब्लिकली मिलने के लिए बुलाया जा रहा है तो वहां पर तो चलो समझ में आता है, तो एक तरीके से पर्सनल जो एक स्पेयर है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगती है उससे, तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है। गलत इंसान के साथ में आपका मोबाइल नंबर लग गया, एक लड़की थी उसने मेल किया कि सर मेरा मोबाइल नंबर जो है
वो किसी लड़के के द्वारा कई सारी जो ग्रुप में बांट दिया गया है और मुझे गंदे गंदे मैसेज आ रहे हैं, गंदे गंदे मेरे टेलीग्राम पर पिक्चर्स भेजी जा रही हैं, तो सर काफी ज्यादा प्रॉब्लम में मैं आ गई हूं। तो इस तरह की हरकतें कई बार देखने को मिलती हैं, जो कि गंदी मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो कई बार ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो उन सबको चीजों को रोकने के लिए यहाँ पर ये रहता है कि पर्सनल जो चीजें हैं कम से कम उसको पब्लिक में न रखा जाए। और मैं आप लोगों को भी यही सजेशन दूंगा, अगर आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर कोई भी पिक्चर शेयर करते हैं तो कम से कम वो प्रेजेंट टाइम की चीजें शेयर न करें। मान लीजिए आप लोग घूमने गए आज गोवा में, ठीक है, तो आप लोग वहां से आने के बाद में वो पिक्चर डालिए, ना कि वहीं से लाइव सारी चीजें चल रही हैं आप लोगों की। तो ये कंडीशन आप लोगों को चीजें करनी पड़ेंगी। तो इससे क्या रहेगा, इससे ये रहेगा कि आप लोगों का जो पर्सनल स्फीयर है उसमें चीजें जो है वो थोड़ा सा एक तरीके से आप लोग टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो वो चीजें आप लोग समझिए, वरना फिर उस तरीके से अपनी सिक्योरिटी रखिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को न मिले। अब नॉन पर्सनल डेटा क्या हो गया, आप लोगों ने पिज्जा मंगाया, ठीक है, जो कि गलत चीज है। आप लोगों ने बर्गर मंगाया, जो कि गलत चीज है। आप लोगों ने कोकोनट का पानी मंगाया, जो कि अच्छी चीज है, ठीक है। नारियल का पानी आप लोगों ने मंगाया, तो उसमें आप लोगों ने मान लीजिए 5 नारियल आप लोगों ने ऑर्डर किए, 5 फैमिली मेंबर हैं, तो उसमें 5 नारियल आप लोगों के घर पहुंच गए। अब मान लीजिए जो बिल है उस पर आप लोगों का एड्रेस है, आप लोगों का फोन नंबर है, तो वहां से एड्रेस, फोन नंबर और नाम आप लोगों का हटा दिया। वहां पर यह पता है कि किसी ने 5 नारियल पानी खरीदे। तो इससे क्या हुआ, इससे यह पता चला मार्केट में जो है नारियल पानी की डिमांड ज्यादा है। तो यहां पर जो नारियल पानी वाले हैं उनके पास में अगर डेटा पहुंच जाए आप लोगों का कि हाँ भैया मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, तो सप्लाई उसको बढ़ा देंगे मार्केट में, जिससे लोगों के लिए अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। तो कहने का मतलब यहां पर ये कुछ ऐसा डेटा जो कि पर्सनल डेटा आप लोगों का नहीं है, वो यहां पर कंपनीज को अगर प्रोवाइड करा दिया जाए कि कौन लोग मोबाइल खरीद रहे हैं, कितने लोग जूते खरीद रहे हैं, कितने लोग लैपटॉप खरीद रहे हैं, कितने लोग घड़ी खरीद रहे हैं, तो उससे ये रहेगा कि मार्केट की डिमांड के बारे में पता चलता रहेगा और उसी के हिसाब से सप्लाई प्रोवाइड कराई जाएगी। तो हमारी कंट्री में जो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, मार्केट के अंदर सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। तो ये बेसिक पर्पज है यहां पर इसका, ठीक है। तो उसी के चलते यहां पर चीजों को सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है। और यहां पर जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा होता है, जैसे सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है, ठीक है, रिलीजियस बिलीफ क्या है, पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है, रेशियल या फिर इथनिक ओरिजिन क्या है, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो आधार कार्ड में आप लोग गई है, जैसे आइरिस स्कैन हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, तो ये चीजें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली कोशिश की जाती है कि ये पब्लिक में न आए और इनको एक तरीके से अंदर रखा जाए। तो ये है जो आप लोगों को मुझे समझाना था। तो अभी हमारी कंट्री में क्या देखने को मिला, आप लोगों को एक कमेटी बनाएगी जिसका नाम था गोपाल कृष्णन कमेटी। उसके द्वारा बोला गया कि नॉन पर्सनल जो डेटा है वो यूज करने के लिए उसको पब्लिक स्पेयर में रखा जाएगा, पर पर्सनल डेटा पब्लिक स्पेयर में नहीं रखा जाएगा, ताकि जो कंपनीज है उनको ये चीजें मिल सके। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी फेसबुक, यूट्यूब या फिर जो दूसरी कंपनी है वहां पर जाकर आप लोग को सर्च करते हैं गूगल में, तो आप लोग का एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाता है, पर लेकिन दूसरे लोगों को उनका फायदा नहीं मिल पाता है। जो छोटे छोटे उद्योग है हमारी कंट्री में, उनको कहां से फायदा मिलेगा। तो इसलिए बोला गया यहाँ पर ये जो डेटा है कम्युनिटी का डेटा है, हमारी कम्युनिटी के लिए फायदेमंद इसके लिए होना चाहिए, जो कि नॉन प्राइवेट डेटा है। यहाँ पर प्राइवेट जो है वो रिमेन प्राइवेट रहेगा। इस डेटा को यूज किया जाएगा कि मार्केट में डिमांड क्या है। तो ये समझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। बाकी यहां पर बात की जा रही है नंबर ऑफ सुसाइड के बारे में। अभी फिलहाल अगर बात करें मेल, फीमेल और टोटल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो सुसाइड जो है यानी कि एक तरीके से आत्महत्या के केस जो है ये बढ़ रहे हैं, जो डेटा यहां पर इकट्ठा किया गया। 2015 के बारे में बात करें 16, 17, 18 और 19, जो मेल है ये 6% देखने को मिल रहे हैं। वुमेन में यहां पर हालांकि ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। वुमेन के अंदर ये माना जाता है नॉर्मली सहन शक्ति है, टोटल मिलाकर 3.4% है। जल्दी से क्या होता है, जैसे मेल है वो जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये माना भी जाता है, इसलिए वुमेन को अच्छी मैनेजर बोला जाता है और इसीलिए घर को भी अच्छे से मैनेज कर पाती है, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम जो है वो उसको झेल कर निकल जाती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो यहाँ पर ये डेटा बताता है कि अमंग द जो सोसाइटी टेंडेंसी यहाँ पर मेल के अंदर वो काफी ज्यादा हाईएस्ट है लास्ट 5 ईयर में, जो कि 6% के करीब आप लोगों को देखने को मिल रही है। मोस्टली जो मेल है यहाँ पर ये जो है अमंग जो ऑल प्रोफेशनल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो 80% जो सुसाइड यहाँ पर कर रहे हैं वो मेल आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। देखिए कई सारे कैसे यहाँ पर जिस तरीके से जो बताई जा रही है कि टोटल जो सुसाइड करने वाले, रिटायर्ड कोई जॉब नहीं मिल गई है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रेशर आ जाता है, हाँ भैया कैसे कैसे चीजों को काम करने हैं, प्रोफेशनल या सैलरी वाले, अनएम्प्लॉयड वाले आप लोगों को देखने को मिलेंगे, डेली वेज लेबर। तो सबको समझाने की कोशिश की गई कौन कौन किस कैटेगरी में यहाँ पर कितना एक तरीके से यहाँ पर सुसाइड करता है। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर मेल के बारे में बात की जा रही है, एक तरीके से यहाँ पर लेबरर के बारे में बात की जा रही है, जो लेबरर सुसाइड करते हैं, सेल्फ या फिर डेली वेज वर्कर, होम मेकर, अनएम्प्लॉयड, तो उनकी बात की जा रही है। यहाँ पर फार्मर की सुसाइड के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। जो फार्मर सुसाइड करते हैं उसको यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ऑन लैंड रहती है जिनकी एग्रीकल्चर लेबर रहता है, या फिर फार्म्स ऑन कॉन्ट्रैक्टर जो लीज होते हैं वो यहाँ पर सुसाइड करते हुए नजर आते हैं। तो ये डेटा है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, तो इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा और कभी भी इस तरह की टेंडेंसी से अपने आप को हमेशा दूर रखिएगा। यही एक तरीके से लाइफ आप लोग सही तरीके से जी पाएंगे, वरना प्रेशर में आके सुसाइड कर लेना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर एड्रियाटिक सी के बारे में पूछा था आप लोगों ने। वाटर बॉडी है जो कि सेपरेट करती है इटालियन पेनिसुला को ये बाल्कन से, ठीक है।
नेक्स्ट बोला गया एड्रियाटिक जो है ये नॉर्थ मोस्ट आर्म है मेडिटेरेनियन सी की, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया बोथ, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? सही आंसर यहां पर सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। एड्रियाटिक सी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया यहां पर इटली, ठीक है, ये हो गया एड्रियाटिक सी। तो ये यहां पर समझाने की कोशिश इसको की जा रही है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा नीचे आओगे तो मेडिटेरेनियन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को इंडिया के कंपेयर में एक बार मैं दिखा देता हूं कहां पर लोकेशन है। तो ये अपनी प्यारी कंट्री, यहां से आप लोग आएंगे, ये हो गया इटली, और यहां पर एड्रियाटिक सी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। ट्विटर से जाकर, ट्विटर नहीं सॉरी, टेलीग्राम से जाकर आप लोग यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। ट्विटर पर इतने सारे कंपेन चलाए, कल बहुत सारे कमेंट किए, बहुत सारी चीजें देखने को मिली। तो इसके चलते यहाँ पर कई बार ट्विटर ही माइंड में चल रहा है, क्योंकि देखिए प्रोटेस्ट जो चल रहा है यहाँ पर बच्चों को लेकर वो काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरीके की चीजों को नेग्लेक्ट कर रही थी, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से आप लोग अगर खुद ही आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर चीजें नहीं चल पाती हैं। तो जरूर सपोर्ट कीजिए इस तरीके की चीजों को, ताकि जहां तक आवाज पहुंचानी है वहां तक पहुंचा सकें। बाकी आप लोग यहाँ पर जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, और पीडीएफ सारी यहाँ पर इकट्ठी प्रोवाइड करा दूंगा, उनको जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।